हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग मिश्रा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम युक्ति पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान सार के 25,000 प्रश्नों की श्रृंखला में सेकंड मास्टर वीडियो को कवर करेंगे। पहला मास्टर वीडियो हम प्राचीन भारत के इतिहास पर कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मध्यकालीन भारत का इतिहास होगा। दोस्तों, ये बहुत शानदार और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है और इन प्रश्नों की प्रवृत्ति ये है कि ये एक से दूसरी परीक्षा में आपको रिपीट होते रहते हैं। आपको इसमें से क्वेश्चन 100% देखने को ही मिलेंगे एग्जाम में। तो दोस्तों, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर दोस्तों आपको जीवन में सफलता चाहिए तो एकदम जिद्दी बनिए, संकल्पवान बनिए। ये नहीं कि आपने 5 मिनट मेरा वीडियो देखा फिर छोड़ के दूसरे वीडियो पर पहुंच गए। आप भले ही मेरा वीडियो कतई मत देखिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर देखने बैठे हैं तो इसे पूरा 10 मिनट देख लिया, उससे आपको क्या मिल जाएगा। आप देखिए तो कम से कम पूरा वीडियो देखिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो हाँ, आपको क्वेश्चनों की जो श्रृंखला होगी वो एक बार रिपीट हो गई जाके दोबारा इन क्वेश्चनों को लिख के भी आप देख लीजिए। एक चीज़ आप लेके बैठे तो उसे संकल्प आपको ऐसा होना चाहिए कि उसे बिल्कुल कंप्लीट मुझे करना है इसे। चाहे वो एंसेंट हिस्ट्री का मैं वीडियो करा चुका हूँ, आप उसमें से कहीं से कोई सी भी परीक्षा में देख लीजिए, उन सारे प्रश्नों की प्रवृत्ति जो है रिपीट वाली है। अब यही प्रवृत्ति जो है सारे वीडियो, जितने भी मास्टर वीडियो मैं इस बुक के बना रहा हूँ, इन प्रश्नों की प्रवृत्ति ही यही है। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर परीक्षा में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना मास्टर वीडियो मध्यकालीन भारत का इतिहास। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक आता है उत्तर भारत। पूर्व मध्यकाल और उत्तर भारत। तो पूर्व मध्यकाल में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतया मुक्त रखा। तो जजिया कर से किसे पूर्णतया मुक्त रखा? तो ब्राह्मणों को जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर से पूर्णतया मुक्त रखा था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी और प्रतिहार एवं चौहान, ये सब राजपूत कुल हैं, का जन्म हुआ। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो ये पृथ्वीराज रासों में हमें देखने को मिलता है। ढिल्लिका। ढिल्लिका जो दिल्ली का जो पुराना नाम था ढिल्लिका। तो दिल्ली की जो नगर की स्थापना किसने की? तोमरों ने की थी, अनंगपाल तोमर ने। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्त स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये अरब थे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो चंद्रबरदाई ने लिखा। विजय स्तंभ कहाँ है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। नेक्स्ट की बात करें, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो यायती केसरी ने डाली थी। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो यायती केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो ये था भीमदेव फर्स्ट। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा पुस्तक जो है वो हिंदू विधि ग्रंथ है, तो ये विज्ञानेश्वर ने लिखी। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? तो ये हरिकेल। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? तो राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट की बात करें, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का क्या नाम है? तो धर्मपाल। और पाल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो गोपाल हैं।
पाल वंश की राजधानी क्या थी? तो मुद्दगिरी थी या मुंगेर थी? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग या दंती बर्मन सेकंड था। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर की। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। और जो किसकी सभा को अलंकृत करते थे? जो लक्ष्मण सेन की। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने। सोमपुर विहार का निर्माण किसने कराया? धर्मपाल ने। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो नागर शैली में। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ओडिशा में। अजयपाल संस्थापक थे? तो अजमेर के। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो भीम सेकंड ये था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो धंग देव ने करवाया था कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो यह है त्रैकूटक संवत। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। किसके मध्य हुआ? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। नैषध चरित खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो जयचंद के। नेक्स्ट की बात करें, लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? सभी को पता होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढहल ने उत्तरापत स्वामिन कहा? तो धर्मपाल को। उत्तरापत स्वामिन किसे कहा जाता है? तो धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो ये पाल थे। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये सामंत सेन थे। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो अल मसूदी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है तो दिलवाड़ा मंदिर में। नेक्स्ट की बात करें, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम स्मृति में मिलता है कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो मालखंड थी या मान्यखेत। मान्यखेत को मालखंड भी बोल देते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं के संपर्क था। बिहार के राजाओं का संपर्क किनसे था? ताम्रपत्र लेख क्या दर्शाते हैं? जावा और सुमत्रा से बिहार के राजाओं का संपर्क था। पुट्रवर्धन भुक्ति अवस्थित है तो उत्तरी बंगाल में। यूपी पीसीएस में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका था? तो ये बुंदेलखंड का था। चंदेल वंश के संस्थापक नुन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज के राजा भोज के नाम पर पड़ा था। कन्नौज के राजा भोज का महोदया पुराना नाम था। महानतम प्रतिहार राजा था तो मिहिर भोज था। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित हैं? तो ये महेंद्र पाल के दरबार से संबंधित हैं। नेक्स्ट की बात करें, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। तो दोस्तों अब हमारा सेकंड जो टॉपिक है पूर्व मध्यकाल, इसमें दक्षिण भारत के इतिहास को हम जानेंगे। तो बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी की राजधानी बनाने
का आश्रय किस चालुक्य शासक को है? तो पुलकेशन फर्स्ट को है ये। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उससे दक्षिण में बढ़ने से रोका? तो ये पुलकेशन सेकंड है। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशन सेकंड की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा या वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो नरसिंह फर्स्ट थे ये मामल्य। नरसिंह फर्स्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें, किस चालुक्य शासक ने चेर चोल पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? तो ये विक्रमादित्य फर्स्ट थे। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये राजेंद्र फर्स्ट था। दोस्तों, इनसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं दक्षिण भारत के इतिहास से, तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, कितने भी बार आप पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इन्हें बार बार रिवीजन करिए। इनसे क्वेश्चन आते हैं तो हर बच्चा इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज होता है, इन्हें बार बार आप रिपीट करिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट की बात करें, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो राजा फर्स्ट ने कराया। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? तो ये पुलकेशन सेकंड था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो ये तंजौर था। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। नेक्स्ट की बात करें, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी मदुरै। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक की बात करें तो कौन था? दंतिदुर्ग था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य ने। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो द्वार समुद्र है। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? तो ये पल्लवों की। महाबलीपुरम एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट की बात करें, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेनाओं की सर्वोच्चता स्थापित की? तो प्रथम था राजा फर्स्ट। किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोलों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो तैलप फर्स्ट सेकंड के द्वारा उखाड़ फेंका गया। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजाओं का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। नेक्स्ट की बात करें, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो कृष्ण फर्स्ट ने कराया था। किसने कन्नड़ काव्यशास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? तो अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट का। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो ये पल्लवों के समय हुआ, पल्लव के समय। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य 6 ने किया था ये चालुक्य विक्रम संवत का आरंभ। नेक्स्ट की बात करें, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र फर्स्ट के समय में हुआ। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल फर्स्ट था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो कुलोतुंग फर्स्ट था जी, कुलोतुंग फर्स्ट। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो ये विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक है तो कौन है? विजयालय।
महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो ये तमिल में अनुवाद किया पेरुन देवनार ने किया। महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल भाषा में अनुवाद। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलंज कहलाते थे। कुलंजू बोलते थे चोल काल में सोने के सिक्कों को। एलोरा की का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? तो 700 से 800 ईसा पूर्व में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो एलिफेंटा की गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्ति है वो एलिफेंटा गुफा में हमें देखने को मिलती है। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो होयसल स्मारक आपका हेलीवुड और बेलूर में है। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो बेंगी के चालुक्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं इनकी। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है चतुर्भुज। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ये एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया तो किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से जो है इसका तात्पर्य है। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक इनका जो राज्य था वो फैला हुआ था। चोल शासन के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी हुई? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं जो हैं वो इस समय सबसे विख्यात हुई चोल शासकों के समय में। चोल युग प्रसिद्ध था तो ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो ये कृष्ण थर्ड ने की थी। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो ये विरूपाक्ष द्वितीय को बोला जाता है संगम वंश का अंतिम शासक। तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? तो वीर नरसिंह था तुलुप वंश का। तुलुप शासक कृष्णदेवराय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? तो ये बताया गया है बाबरनामा में। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो ये हुमायूं को बोला जाता है दक्कन का नीरो। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी है? तो ये ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी है। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो हुसैन निजाम शाह की थी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ? तो अली आदिल शाह के साथ हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की? तो कुली कुतुब शाह ने की। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो नसरुद्दीन शाह ने बनवाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो फिरोज शाह और देवराय के। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? तो फिरोज शाह और देवराय के। अब हमारा थर्ड टॉपिक को स्टार्ट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सल्तनत काल। तो जो सल्तनत काल है वो 1206 से 1526 तक आपका चलेगा। तो सल्तनत काल का जो पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के समय भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया के एक बड़े
साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्ति करना, ये महमूद गजनवी का भारत आक्रमण का उद्देश्य था। महमूद गजनवी के समय भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताबुल हिंद की रचना की। नेक्स्ट की बात करें, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो ये फारसी थी। नेक्स्ट की बात करें, आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई? तो पोलो खेलते हुए ही मृत्यु हुई कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसे चौगन भी बोला जाता है। नेक्स्ट की बात करें, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किनके बीच हुई? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़ा गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामनी वंश का। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो हिंदू शाही के विरुद्ध या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो ये बन गया लाहौर। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो ये इब्न बतूता ने किया है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इक्तादारी प्रथा किसने चलाई? तो इक्तादारी प्रथा चलाई इल्तुतमिश ने। लाख बख्श किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है लाख बख्श। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो कौन होता था? खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने किया, कल्लर ने। वह रोमन सम्राट ऑगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोल लोदी का। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बार बार इन्हें पढ़िए, इन्हें वीडियो को देखिए, किसी तरीके से इन क्वेश्चनों को रट डालिए, बस फिर देखिए आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि क्वेश्चन आपको यहीं से, अगर म्यूटेबल इंडिया से क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तराइन के युद्ध में किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। सन 1329 और 30 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को जो है इनाम भूमि
दी जाती थी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो आया था वो आपका मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका थी, तो वो कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो महमूद गजनबी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट की बात करें, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था या किसके दरबार में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट की बात करें, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बहलोल लोधी था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता था? तो किताबुल हिंद को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता था। बहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1008 और 9 में हुआ था। और किसके बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच में बहिंद का युद्ध हुआ था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था जिसने स्थायी सेना रखी। दिल्ली के सुल्तानों में किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो खिज्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो ये सिकंदर लोधी था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो ये सोलंकी शासक भीम सेकंड था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो ये संस बनी वंश का था। मोहम्मद गौरी संस बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो ये चौधरी होता था, भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज तुगलक के। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? तो बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था वही नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण हुआ था। तबकात नासिरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज था तबकात नासिरी का लेखक। नेक्स्ट की बात करें, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई से ही आपको पता चल जाएगा, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो रत्ती, जिसे रत्तिका संस्कृत में कहते हैं। प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है?
विवरण दिया है? तो ये इब्न बतूता ने दिया है। तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ये कहा गया। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था तो किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात, जिसे दान विभाग कहा जाता है, स्थापित किया? तो फिरोज तुगलक ने। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो सितार को। नया फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो आमिर खुसरो थे। नेक्स्ट की बात करें, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमण का भय था। तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो आमिर खुसरो थे तुगलकनामा के रचनाकार। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। नेक्स्ट की बात करें, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससिगनी, जीतल किन धातुओं के बने थे? तो टका, ससिगनी और जीतल जो थे, टका था वो आपका चांदी का बना होता था, ससिगनी भी चांदी का, और जीतल जो होता था वो तांबे का होता था। अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो तुर्कों द्वारा किया गया था पोलो खेल का प्रचलन। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनवी ने जो है संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक बना। नेक्स्ट की बात करें, जवाबित थे, तो जवाबित क्या था? जवाबित एक राज्य कानून था। किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक वंश। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां जो था वो अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। सल्तनत काल के फवाजिल का अर्थ था। सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था? तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि जो थी वो फवाजिल कहलाती थी। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था।
चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये इल्तुतमिश के समय में। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो तोताए हिंद की उपाधि जो थी वो धारण की थी। नेक्स्ट की बात करें, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोधी था। किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट की बात करें, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी मिली है? तो मोहम्मद गौरी के। रजिया बेगम को सत्याच्युत किसके करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का हाथ था। रजिया बेगम को सत्याच्युत या पद से हटाने में तुर्कों का हाथ था। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी? तो फिरोज तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया? तो फिरोज तुगलक ने। ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया कर लगा दिया था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? तो पुत्री रजिया का। नेक्स्ट की बात करें, नुसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज था। मिन्हाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बाहुद्दीन था। बाहुद्दीन। जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो देवगिरी विजय थी। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन था? तो मुस्तक राज था। मुस्तक राज। नेक्स्ट की बात करें, वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो कन्हैया ने। नेक्स्ट की बात करें, बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो मुबारक खां था। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासिका कौन थी? तो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासिका थी नुसरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट की बात करें, नुसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो पैगंबर का सेनापति की इसने उपाधि धारण की। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो ये बहलोल लोदी था। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? तो 1014 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दहली वाला सिक्का इसे बोला जाता था, मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए सिक्के को। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? तो पैतृक पद था ये सुल्तान का पद। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो अमीरों के। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता के नाम से प्रांतों को जाना जाता था। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो इबलाक कहलाती थी। इबलाक। धर्मोपदेशों के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तो तजकीर प्रयोग होता था। धर्मोपदेश के लिए, धर्म का जो उपदेश देते थे उनके लिए तजकीर शब्द का प्रयोग किया जाता था। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? तो ये फतवा कहलाता था। कहते नहीं फतवा जारी कर दिया गया है। तो प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो ये वली था। वली। नेक्स्ट की बात करें, चौथा हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी?
तो ये हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? ये पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा के। बहमनी राजाओं की राजधानी थी तो गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में। नेक्स्ट की बात करें, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो ये कृष्णदेव राय थे जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है ये। तो ये किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के। हम्पी, तिरुवनमेले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो ये कृष्णदेव राय ही थे। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, क्या नाम था उनका? माधव विद्यारायण। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो ये कालीकट जो था ये केरल में पड़ता है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 14वीं सदी में। कृष्णदेव राय राजा थे तो विजयनगर के। नेक्स्ट की बात करें, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया। ये हैदराबाद में पड़ती है। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा भी आपका हैदराबाद में अवस्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट की बात करें, किस संगमवंशी शासक को प्रणदेवराय भी कहा जाता था? तो देवराय सेकंड को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर सेकंड ये था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। अठवण का क्या मतलब है? तो भू राजस्व जो है अठवण का मतलब है। नेक्स्ट की बात करें, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का जो गोल गुंबज है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? तो हरिहर एवं बुक्का का। चार मीनार स्थित है? तो हैदराबाद में। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो बेल्लारी में। विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था ये। कृष्णदेव राय में अष्टदिग्गज कौन था? तो 8 तेलुगु कवि जो थे ये अष्टदिग्गज कहलाते थे। सरकी सुल्तानों के शासन काल में किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को बोला जाता था पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद। कल्लड़ की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो जौन राज एवं श्रीवर ने अपनी मुद्रा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थीं तो गंगा देवी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह या हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य काल में। 1565 ईस्वी में कौन प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है तो जैनुल
आवतीन। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की? तो ये तमिल में की। नेक्स्ट की बात करें, कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? तो पोदन्ना था। नेक्स्ट की बात करें, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? तो महमूद गांवा ने। महमूद गांवा ने जो है बहमनी साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गांवा को बोला जाता है टोडरमल का पूर्वगामी। वह राजा बोडियार, जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट सेकंड था। नेक्स्ट की बात करें, मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों का पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? तो हजार रामास्वामी मंदिर में। नेक्स्ट की बात करें, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण? ये मदुरई के नायकों ने कराया था। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? तो नुसरत शाह ने कराया। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो अहमद शाह फर्स्ट ने की। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? हम्पी में। और हम्पी कहाँ पड़ता है? हम्पी आपका कर्नाटक में पड़ता है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? तो सहगमन महाप्रयाण बोला जाता था। सहगमन महाप्रयाण। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को कहा जाता था सहगमन महाप्रयाण। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया? तो मोहम्मद शाह फर्स्ट ने जो है पहली बार बारूद का प्रयोग किया। विजयनगर प्रशासन की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो नायंकर। हरिहर किसका पुत्र था? तो संगम का। बुक्का किसका भाई था? तो हरिहर का। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि इसने धारण की। नेक्स्ट की बात करें, पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? तो नेताली रामकृष्ण ने की पांडुरंग महात्म्य की रचना। तेलुगु भाषा में आमुक्तिमाल्यद पुस्तक किसने लिखी? तो कृष्णदेव राय ने आमुक्तिमाल्यद पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखी। दोस्तों, अब हमारा 5वां टॉपिक स्टार्ट होता है। 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन या भक्ति आंदोलन ने बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे तो रामानुज आचार्य थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर की। कबीर गुरु थे किसके? रामानंद के। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मगहर वाराणसी में। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो आलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायी क्या कहलाए? तो राम क्या हैं? विष्णु के अवतार हैं तो वैष्णव कहलाए। रामानुज के अनुयायी क्या कहलाए? वैष्णव कहलाए। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था तो पश्चिम बंगाल में। बीजक की रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता हैं कबीर।
भक्त रस कवयित्री मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो गौड़ीय संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु जुड़े हुए थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो वल्लभाचार्य ने। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया या कीर्तन को माध्यम बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु ने। इन्हीं ने जो हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे जो महामंत्र है वो इन्हीं ने ही दिया था। हरे राम 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 हरे हरे और हरे कृष्ण 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 हरे हरे चैतन्य महाप्रभु द्वारा ही रचित है। तो ये आपको नृत्य और गीतों के माध्यम से जो इस्कॉन की स्थापना आप देखते हैं वो इन्हीं पर आधारित है, लेकिन इस्कॉन की स्थापना जो है श्रील प्रभुपाद ने की थी। नेक्स्ट की बात करें, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। दो नहीं है अद्वैतवाद। गीत गोविंद जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो शंकर देव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है तो मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो राजकुमार भोजराज था इनके पति का नाम। नेक्स्ट की बात करें, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या है? तो दोनों मानते हैं कि संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति है? तो यह शंकराचार्य की उक्ति है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो ये रामानुजाचार्य की ही देन थी कि शूद्र भी जो हैं वो भागवत दर्शन और मोक्ष के अधिकारी हो सके। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो ये निम्बकाचार्य थे। इनका आश्रम भी आपका वृंदावन में बना हुआ है, निम्बकाचार्य का। भक्त तुकाराम कौन थे? कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये जहांगीर के थे तुकाराम जी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन ये रिपीट ही वाले हैं। नेक्स्ट की बात करें, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने। रैदास किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? तो गुरु रामदास ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो तलवंडी ननकाना में हुआ। ये पाकिस्तान में पड़ता है तलवंडी ननकाना। सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है सिख या सिख धर्म का संस्थापक। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है तो नदिया या नवदीप। नेक्स्ट की बात करें, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शंकर देव जो थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। भक्ति आंदोलन की दो विशेष मुख्य धाराएं कौन सी थीं? तो निर्गुण तथा सगुण। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? तो कबीर और नानक थे। मूलक दास ने किसका घोर विरोध किया? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? ये किसने कहा था? नामदेव ने। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए गए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया? तो एकनाथ ने। नेक्स्ट की बात करें, गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? तो एकेश्वरवाद पर इन्होंने जोर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सूफी आंदोलन। तो सूफी आंदोलन में सबसे पहला क्वेश्चन है,
वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो ये मोइनुद्दीन चिश्ती का कथन था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तभी आप सूफी दरगाहों में जब जाएंगे तो वहाँ पर संगीत देखेंगे, लोग नाचते गाते मिलेंगे, तो वहाँ पर यही इन्हीं के द्वारा ये स्थापित किया गया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में है। भारत में चिश्ती सिलसिले की को किसने स्थापित किया? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है किससे? इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है तो ये सूफी आंदोलन इसे बोला जाता है। किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। सूफी सिलसिलों या संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी जो सूफी सिलसिला था वो आपका संगीत का विरोधी था। दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो ये सिर्रे अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया दारा सिकों ने। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो ये चिश्ती संप्रदाय को। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो कादरी को अपनाया इसने। नेक्स्ट की बात करें, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो शेख उल हिंद की पदवी जो है प्रदान की गई शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई शेख उल हिंद की पदवी। किस सूफी सिलसिले को की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, किसकी विशेषता है? कश्मीर की। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान के समय में राजस्थान आए थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। किस सूफी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया है भाग्यवान रोटियों वाला बख्तियार काकी। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? तो आमिर खुसरो था। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक आमिर खुसरो। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। शेख बुरहानुद्दीन गरीब। मिराज उल असिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन है? तो सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानबाज। नेक्स्ट की बात करें, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ वह कौन था? शेख सलीम चिश्ती। चिराग दहलवी किसे कहा जाता है? तो शेख नसरुद्दीन चिश्ती को बोला जाता है चिराग दहलवी। सूफियों का कामकाज का केंद्र क्या कहलाते थे? तो खानकाहें कहलाती थी सूफियों के कामकाज का केंद्र। सूफी लोग किस प्रकार के जीवन पर जोर देते थे? तो एकांतवाद और पवित्र जीवन पर। नेक्स्ट की बात करें, हजरत निजामुद्दीन औलिया को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो महबूबे इलाही के नाम से इन्हें पुकारते थे। फना शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता था? तो ईश्वर प्रेम में अंतर्मग्न जो होता था उसे फना कहते थे। अब ये कुछ
सूफी संप्रदाय और उनके संस्थापक हैं। तो फिरदौसी के कौन हैं? तो फिरदौसी के आपके हैं शेख बुरहानुद्दीन। सत्तारी के हैं शाह अब्दुल सत्तारी। कादरी के हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और नक्शबंदी के हैं ख्वाजा बाकी बिल्लाह। महादवी के सैयद मोहम्मद महादवी। और रोशनिया के हैं मियाँ बियाजिद अंसारी हैं। और कलंदरी के हैं निजामुद्दीन कलंदर। और मदारी के हैं शाह मदार। नेक्स्ट की बात करें, किस सूफी संत ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा? तो दिल्ली के 7 सुल्तानों का जो शासन देखा वो निजामुद्दीन औलिया ने देखा। अब सातवां हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है मुगल काल जो है वो 1526 से 1857 तक चलता है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। 21 अप्रैल 1526 में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, जिसे जीटी रोड बोलते हैं। नेक्स्ट की बात करें, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो ये बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में जो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। दीन इलाही का नामक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया? तो ये अकबर के द्वारा, दीन इलाही। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित थी? तो अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने प्रारंभ किया। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। नेक्स्ट की बात करें, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य या मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर के शासनकाल में। चित्रकारी का स्वर्ण युग भी इसके बोला जाता है, जहांगीर के काल को। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? तो बाबर ने दिया है। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार जो हैं शेरशाह की महानता का द्योतक हैं। हुमायूंनामा किसने लिखी? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया तो रज्मनामा नाम से। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह सेकंड। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल था। नेक्स्ट की बात करें, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? तो इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास
किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो फरगना का था। नेक्स्ट की बात करें, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो ये शाहजहां ने किया था। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पर। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो बाबर ने। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो महेश दास को। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े औरंगजेब को, इसलिए वह ज्यादा भवन का निर्माण नहीं कर सका। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ को जोड़ती है? तो कलकत्ता से अमृतसर को जोड़ती है। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो कलानौर में हुआ। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो जहांगीर के। नेक्स्ट की बात करें, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो ये सिसोदिया वंश था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पंजाब। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी जो थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेर शाह के समय में। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया? तो शेर शाह ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने। नेक्स्ट की बात करें, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो औरंगाबाद में। नेक्स्ट की बात करें, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो जहांगीर ने। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो बाबर को। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बेलग्राम के युद्ध में। नेक्स्ट की बात करें, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो आगरा में। नेक्स्ट की बात करें, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि द्वारा। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था? तो लोक आचरण अधिकारी जो कहलाता था वो मुहत्सिब कहलाता था। नेक्स्ट की बात करें, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो ये 1699 में। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट की बात करें, दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो औरंगजेब के समय में।
नेक्स्ट की बात करें, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? तो सूरत को। नेक्स्ट की बात करें, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो हुमायूं की। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपोल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो हुमायूं के विषय में लेनपोल ने ये बात कही है। मुगल प्रशासन में मददे मास इंगित करता है, क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि जो थी वो मददे मास कहलाती थी मुगल प्रशासन में। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अबू समद के द्वारा किया गया। किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेर शाह सूरी ने। किस मुगल बादशाह ने वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो ये थे शाह आलम द्वितीय। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है? तो मुबीयीन। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है तो मुबायीन है, मुबायीन। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो शेरशाह ने। मयूर से सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी बोलते हैं पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेरशाह के मकबरे में ईरानी और हिंद शैली का चित्रण देखने को इस यहाँ पर मिलता है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। शेरशाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया। वह जागीर थी सहसाराम या सासाराम। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता जो थी उसकी जीत का कारण थी। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो शेरशाह की। नेक्स्ट की बात करें, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का जो संबंध था वो राज्य कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार जो थी ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये पंचमहल है जो है उसका नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है। नेक्स्ट की बात करें, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर उनके पिता का नाम था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था तो अकबर सेकंड था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए वह था कछवाहों के। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन थे? तो गोलकुंडा और बीजापुर। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने। मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्योहार लिया तो पारसियों से ये लिया है। नेक्स्ट की बात करें, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद
दौरानी का मकबरा जो है या बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के समय में। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है, अनवार ए सुहेली। धर्मत का युद्ध ये अप्रैल 1658 में लड़ा गया था और किनके बीच हुआ? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुआ। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो ये मंसूर था। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो गुलबदन बेगम ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। गुलबदन बेगम पुत्री थी तो किसकी थी? बाबर की। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार के नाम से जाना जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। किसने भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो बाबर। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह था फैजी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो अब्दुर रहीम खान खाना का। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती हैं? तो ये फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 में ये हुआ था। कि पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत था। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। वे जिन धातुओं से बने होते थे वे थे सोना, चांदी और तांबा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रिक प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख था? तो मीर बख्शी था सैनिक भाग का प्रमुख। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो ये था राजा राम। राजा राम ने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियां तक जला दी थी। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ विजय का अभियान। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? तो यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय ये मारे गए। नेक्स्ट की बात करें, अकबर ने किसे कविराज या कविराय की उपाधि दी? तो बीरबल को। नेक्स्ट की बात करें, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल को हत्या कर दी? तो वीर सिंह बुंदेला ने। मेवाड़ से युद्ध चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो जहांगीर की। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। अकबरनामा किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूर जहां ने जो है एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबुलियत की प्रथा आरंभ की? तो शेरशाह ने। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाता था ये। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? तो लाहौर में। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? तो हरिविजय सूर्य ये थे जैन आचार्य। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था? तो अकबर था।
शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो पीटर मुंडी आया था। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया तो 1582 में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो शेर शाह के। नेक्स्ट की बात करें, अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्जा को त्याग कर बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो पादशाह की। अफगानों की शक्ति को बाबर ने किस युद्ध में कुचला? तो घाघरा के युद्ध में। बाबर की उदारता के कारण उसे कौन सी उपाधि दी गई? तो कलंदर की। बाबर ने युद्ध में किस रण पद्धति को अपनाया? तो तुगलमा युद्ध नीति को इसने अपनाया था। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर से कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त हुआ? तो हुमायूं को। नेक्स्ट की बात करें, हुमायूं से सहायता की याचना हेतु किसने उसे राखी भेजी? तो राजमाता कर्णवती जो चित्तौड़ की थी, उन्होंने हुमायूं से सहायता की याचना के लिए उसे राखी भेजी थी। अबुल फजल ने हुमायूं को क्या कहकर संबोधित किया? तो इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया अबुल फजल ने। किस शासक ने स्वयं ही सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की? तो शेर शाह ने। शेर शाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया? तो रुपया। शेर शाह सिक्कों पर शेर शाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए? तो देवनागरी में। नेक्स्ट की बात करें, शेर शाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंध कौन करता है? तो सिकदार करता है। अकबर की माता का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम था। अकबर के राज कवि तथा प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तानसेन। अकबर ने मालवा पर विजय प्राप्त की 1561 ईस्वी में। 1661 में मालवा का शासक कौन था? तो 1661 में जो मालवा का शासक था वो बाज बहादुर था। नेक्स्ट की बात करें, शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता है? तो तख्ते ताउस के नाम से इसे जाना जाता है। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जड़ा हुआ था? कोहिनूर। सिक्कों पर कलमों का लिखा जाना किसने बंद कराया? तो औरंगजेब ने। मुसलमानों पर लगने वाले किस कर को बाबर ने समाप्त किया? तो तमगा जो कर था उसे बाबर ने समाप्त कर दिया था। मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किसने किया? तो बाबर ने। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए जान दे दी, किसने कहा? तो लेनपुल ने कहा। नुसरत शाह को पराजित करने के पश्चात शेर खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो हजरत आला की। शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा? तो कनिंघम ने। बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था, शेर शाह के बारे में किसने कहा? तो अब्बास खां ने। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने किस इमारत का निर्माण करवाया? तो ये बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। दक्षिण का प्रवेश द्वार माना जाता है तो खान देश को माना जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। औरंगजेब ने सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? तो 1663 में इसने प्रतिबंध लगाया था। अकबर के शासनकाल में प्रधानमंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो वकील नाम से जाना जाता था प्रधानमंत्री को। सैन्य विभाग का मुखिया कौन होता था? तो मीर बख्शी होता था। 40 स्तंभों वाला एक विशाल किला कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। अब दोस्तों हमारा लास्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो मराठा साम्राज्य या मराठा राज्य स्टार्ट होता है। तो मराठा राज्य में जो सबसे पहला क्वेश्चन है, गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था तो प्रधानमंत्री को। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो अंग्रेजों ने शिवाजी को
तोहफे प्रदान की। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो औरंगजेब के समय में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई? तो पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे तो जीजाबाई से, जो इनकी माँ थी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के समय में थी। दासबोध के रचनाकार कौन है? समर्थ रामदास। नेक्स्ट की बात करें, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो पेशवा बाजीराव सेकंड। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भूराजस्व की व्यवस्था से जो संबंधित है वो सरंजामी प्रथा है। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? अफजल खां को। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के लिए कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में। नेक्स्ट की बात करें, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो जीवाजीराव सिंधिया ने। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 ईस्वी में। नेक्स्ट की बात करें, संभाजी के बाद मराठा प्रशासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था तो वो था सुमंत। शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता तो 8 मंत्रियों की एक परिषद जो होती थी उसी को अष्टप्रधान बोला जाता था। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की और अपना राज्याभिषेक करवाया? तो ये जून 1674 में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था तो कर्नाटक का अभियान जो था शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? तो ये औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में था। 1775 से 82 का प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? तो किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी इसमें। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ के दौरान सबसे अंतिम संधि हुई थी तो कानपुर की संधि हुई थी। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 हुआ? तो ये माधव राव नारायण के समय में हुआ था। नेक्स्ट की बात करें, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के समय मराठा पेशवा था तो बाजीराव सेकंड। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था तो बाजीराव सेकंड। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? तो माधव राव जी को। शिवाजी के बाद किसने गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव फर्स्ट ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावली कहा जाता है? तो नाना फड़नवीस को जो बोला जाता है मैकियावली बोला जाता है। किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? तो सदाशिवराव सिंधिया ने। नेक्स्ट की बात करें, किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना? तो बाजीराव फर्स्ट ने। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई।
शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? तो कोलाबा में। नेक्स्ट की बात करें, मराठा राज्य का संस्थापक कौन थे? तो मराठा राज्य के संस्थापक थे शिवाजी। शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी के गुरुजी की बात करें तो कौन थे? समर्थ रामदास। भीमसेन की किस पुस्तक से मुगल मराठा संबंध की जानकारी मिलती है? तो नुस्खा ए दिलकुशा से मिलती है। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने किस दक्षिण राज्य पर अधिकार कर लिया? तो पनहाला में। शिवाजी के निर्देश पर किसने विस्तृत भू सर्वेक्षण किया? तो अन्नाजी दत्तो ने। चौथ वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो काम बेसदार बोला जाता था। विधवा पुनर्विवाह पर लगाया गया कौन सा कर था? तो पतदाम था। घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था तो पागा। मवाली कौन थे? तो पहाड़ी लड़ाकू जाति जो थी वो मवाली बोली जाती थी। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन था? तो सरे नौबत। मराठा काल में भूमि का लेख जोग कौन रखता था? तो भूमि का लेख जोग जो रखता था वो कुलकर्णी या लेखपाल रखता था। नेक्स्ट की बात करें, मराठा प्रशासन में नौसेना की भर्ती सेना का प्रबंध और अनुशासन कौन बनाए रखता था? तो सरे नौबत। फौजदारी और दीवानी के मुकदमों में किस आधार पर न्याय किया जाता था? मनुस्मृति के आधार पर। दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है विविध, जो मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सारे मिसक्लेनियस इसमें दिए हुए हैं, सारे पूछे हुए क्वेश्चन, इन्हें हम कवर करते हैं। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो जैनक था। नागर, द्रविड़ और बेसर क्या हैं? तो ये भारतीय मंदिर वास्तु की शैलियाँ हैं, तीनों शैलियाँ हैं। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। किस राजपूत शासक ने जिच मोहम्मद शाही नामक आंकड़ों का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सकें? तो सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया जी। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है वो जयपुर में है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित था? तो राणा प्रताप से। राणा प्रताप के घोड़े का नाम ही चेतक था। 8वीं सदी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस में पूछा गया था। तो उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये सही नहीं है। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो जयसिंह सेकंड ने। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ है? दतिया में। कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो भास्कर को जाना जाता है। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो ये वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है जो माता शारदे के हाथ में रहता है। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन सेकंड के राज्यकाल के दौरान हुआ? तो अंकोर वाट के मंदिर का। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। ग्रेट इंडियन जीआईपी जिसे बोलते हैं, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा की गई। नेक्स्ट की बात करें, ये कुछ निर्माता हैं और स्मारक हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण कराया? तो अलाई दरवाज़ा का, जो दिल्ली में है। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया, ये फतेहपुर सीकरी में है। शाहजहाँ ने मोती मस्जिद का आगरा में निर्माण करवाया और औरंगजेब ने जो मोती मस्जिद बनवाई ये दिल्ली में बनवाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो दिल्ली की जो बनवाई थी वो औरंगजेब ने बनवाई थी
और आगरा की जो मोती मस्जिद है वो शाहजहाँ ने बनवाई थी। नेक्स्ट की बात करें, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था तो हैदराबाद का निज़ाम था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय था तो लॉर्ड कैनिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा तो गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट की बात करें, किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी तो गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया तो गुरु गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा। सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य में। नेक्स्ट की बात करें, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई तो श्रीरंगपट्टनम में हुई। हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं, के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे तो झांसी, नागपुर और सतारा। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे तो अवध के नवाब। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैन्य शक्ति के रूप में संगठित किया तो चूड़ामन, जिन्हें चूड़ामन भी बोलते हैं, मणि भी बोलते हैं। किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है तो सूरजमल को। नेक्स्ट की बात करें, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन बोला जाता है तो नादिर शाह को। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज्य में किया गया तो लॉर्ड एलनबरो के समय। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है तो चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है, सर चार्ल्स नेपियर को। ठगी प्रथा उन्मूलन के से संबद्ध गवर्नर कौन थे गवर्नर जनरल बेंटिक थे। बोडियार कहाँ के शासक थे तो मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी की बात करें तो श्रीरंगपट्टनम थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया तो 1758 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया मराठों ने। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खोल दिया जाता। नेक्स्ट की बात करें, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। उनका उद्देश्य था भारत में राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। प्रशासनिक अव्यवस्था को शासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया तो अवध को। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया गुरु अर्जुन देव ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी तो 1835 के लॉर्ड मैकाले से ये पड़ी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे तो रणजीत सिंह जो थे पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया तो हैदर अली की सहायता से। किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की तो मोहम्मद शाह रंगीला ने।
अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह था तो शाह आलम सेकंड। नेक्स्ट की बात करें, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था तो लॉर्ड डलहौजी। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी तो लाहौर। नेक्स्ट की बात करें, हैदर अली की मृत्यु 1782 किस युद्ध के दौरान हुई थी तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए तो लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था तो शहादत खां था, जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट की बात करें, किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए तो शाह आलम सेकंड के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था तो अजीजुद्दीन आलमगिरी सेकंड था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था तो हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट की बात करें, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था तो अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। नेक्स्ट की बात करें, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जिसे रिंग फेंस पॉलिसी भी कहा जाता है किससे संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया तो मोहम्मद रजा खान को बनाया। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब या नायाब दीवान नियुक्त किया तो राजा सिताब राय को। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया तो शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में हराया तो सर आयरकोट। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे खड़क सिंह। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी तो गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट की बात करें, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया तो ये था बक्सर का युद्ध। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया तो लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे तो ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की तो ये थे मीर कासिम। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है तो गुरु गोविंद सिंह की यहाँ पर समाधि है जिसके कारण इसे पवित्र माना जाता है काफ़ी। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था तो शाह आलम सेकंड। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए तो 1799 ईस्वी में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे तो गुरु गोविंद सिंह। कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ किया तो प्लासी का युद्ध। डिंडीगुल नाम है तमिलनाडु के एक नगर का। नेक्स्ट की बात करें, बंगाल के किस गवर्नर के समय
बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट की बात करें, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदार ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? बम्बई में। नेक्स्ट की बात करें, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू राजस्व या भू व्यवस्था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जिसे बोला जाता है, का शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1820 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था आपका, अफीम उत्पादन के लिए फेमस। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ये था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर जो लगाया जाता था, ये मेन कारण था। नेक्स्ट की बात करें, नील कृषकों की दुर्घटना पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो दीनबंधु मित्र हैं। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए? तो वायनाड जनपद में। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई? तो लॉर्ड मेयो के समय में। नेक्स्ट की बात करें, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों के बीच हुआ? तो बम्बई और ठाणे के बीच में। नेक्स्ट की बात करें, भारत में उपनिवेशी काल में व्हिटली आयोग 1829 का उद्देश्य क्या था? तो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था तो अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था तो मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट की बात करें, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित एल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका मेन कारण क्या था? तो भारी उद्योगों का अभाव।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 के एक्ट द्वारा यह समाप्त किया गया। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा जाता है तो वुड के घोषणा पत्र को 1854 में जो जारी किया गया था। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट की बात करें, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को बोला जाता है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 की स्थापना किसने की? डेविड हेयर ने। पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई तो रिसरा बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो बिहार वर्धमान झारखंड में। नेक्स्ट की बात करें, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? तो विकेंद्रीकरण का जो आरंभ हुआ लॉर्ड मेयो के समय में। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली? तो 1833 में। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट संज्ञा दी? तो धन के निष्कासन को। किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। नानक किसकी पूजा पर जोर देते थे? तो सतनाम की। गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ? तो सुलखनी के साथ। सुलखनी इनकी पत्नी का नाम था। किस सूफी संत ने अमृतसर में हरमंदिर साहब की नींव डाली? तो मियां मीर ने। महाराजा दिलीप सिंह ने 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? तो इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। नेक्स्ट की बात करें, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ये देखिए कितने एग्जामों में उत्तराखंड के 2002 में यही क्वेश्चन आया प्री में, फिर 4 में यही रिपीट हुआ, फिर 5 में। तो क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं हिस्ट्री में, और क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से जाके? क्वेश्चन आपके यही रिपीट होंगे। नेक्स्ट की बात करें, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु गोबिंद सिंह। अब हमारा लास्ट जो मास्टर वीडियो होगा हिस्ट्री में वो आधुनिक भारत के इतिहास पर होगा, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा पार्ट आपका आधुनिक भारत से ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास का मास्टर वीडियो कवर होता है, आशा है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसे रिपीट करिए, रिवीजन करिए इस पार्ट को। क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे अगर मध्यकालीन भारत से आते हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।